अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो 3 सितंबर का पीएमसी का पेपर हुआ था उसके एमसीक्यूज़। ये कुछ एमसीक्यूज़ इसके मिले, सारे तो नहीं मिले, स्टूडेंट्स ने अबाउट 25 एमसीक्यूज़ इसके शेयर किए हैं। तो हम इन 25 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज़ है, रीजन बिटवीन टू जी लाइन्स, दो जी लाइन्स के दरमियान जो रीजन होता है उसको क्या कहते हैं। तो जो हमारे पास दो जी लाइन्स होती हैं इनके दरमियान जो रीजन होता है इसको हम सार्कोमेयर कहते हैं। और सार्कोमेयर जो होता है ये फंक्शनल यूनिट होता है। ये जो मसल्स होते हैं ना, किसी भी मसल के कंट्रैक्शन के लिए जो फंक्शनल यूनिट होते हैं ना, वो सार्कोमेयर होते हैं। और यहाँ पे दूसरा एमसीक्यू है हमारे पास, एच जोन कंटेन ओनली फिलामेंट। जो एच जोन होता है इसमें कौन सा फिलामेंट प्रेजेंट होता है। तो जो हमारे पास एच जोन होता है इसमें सिर्फ हमारे पास थिक फिलामेंट प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारे पास दो तरह के बैंड्स बनते हैं, एक आई बैंड होता है, दूसरा ए बैंड। ए बैंड में थिक फिलामेंट होते हैं, थिक फिलामेंट, और इसमें कुछ थिन का भी पार्ट होता है। तो जो ए बैंड का मिडल पोर्शन होता है इसमें सिर्फ थिक फिलामेंट होती है और वहाँ पे एच जोन प्रेजेंट होते हैं। तो एच जोन में सिर्फ थिक फिलामेंट्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है स्टेनिंग पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ये वाला एमसीक्यूज़ रिपीट हुआ है कि स्टेनिंग पार्ट ऑफ न्यूरॉन, जो स्टेनिंग पार्ट ऑफ न्यूरॉन है इसका रिलेशन है न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो स्टेन होता है। तो स्टेनिंग पार्ट ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी, सेल बॉडी विल बी करेक्ट ऑप्शन। सेल बॉडी इज द स्टेनिंग पार्ट ऑफ न्यूरॉन। विच ऑफ फॉलोइंग बैंड इज़ आइसोट्रोपिक। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बैंड आइसोट्रोपिक है। तो हमें पता है कि जो ए बैंड है ये एन आइसोट्रोपिक होता है और आई बैंड जो होता है आइसोट्रोपिक होता है, यानी इसकी आइडेंटिकल वैल्यूज़ होती हैं, किसी भी डायरेक्शन में इसको कर लें तो ये आइसोट्रोपिक होता है और ए बैंड एन आइसोट्रोपिक होता है। ये वर्ड्स याद कर लें, जैसे आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक, एच फॉर हेले, तो ये वाले वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर इसकी बात करें तो ये मोनोसेक्राइड्स होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन बच्चों ने जो ऑप्शंस बताए कि इसमें ये वाले एल्डिहाइड की तो कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्कोहल एंड एसिड्स, तो इस हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है वो हमारे पास बनता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर दी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वैसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो मोनोसेक्राइड्स होगा अगर वो ऑप्शंस में प्रेजेंट हो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कफिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन। तो जो कफिंग होती है ना इसका एक सेंटर होता है, कफ सेंटर, जो प्रेजेंट होता है मेड्यूला में, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। तो कफिंग जो होती है ये कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। बस इसका बच्चे को यही ऑप्शन याद था तो सिर्फ यही ऑप्शन ऐड हुआ है। इसके अलावा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के आप फंक्शन ऐसे याद कर सकते हैं कि हिंट के साथ, यानी आप इसको रीड कर सकते हैं बब्बर। बब्बर शेर होते हैं ना, बब्बर। बी फॉर ब्लड प्रेशर, एच फॉर हार्ट रेट, बी फॉर ब्रीथिंग, आर फॉर रेस्पिरेशन और इसका स्वेलोइंग के फंक्शन होता है। तो ये वाले फंक्शन होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ, कफिंग, स्वेलोइंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और रेस्पिरेशन। तो ये इसके फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मेन फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। जो हमारे पास प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है इसका मेन फंक्शन कौन सा है, क्योंकि इनमें से बच्चे को कोई भी ऑप्शन याद नहीं था तो वैसे मैं आपको फंक्शंस बता देती हूँ कि इसका एक फंक्शन होता है इनिशिएशन ऑफ लैक्टेशन, इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, और ये प्ले रोल इन सिंथेसिस ऑफ मिल्क, और कंट्रोल ऑस्मोलैलिटी और मेटाबोलाइज सब्सटेंस। ये इसके फंक्शंस होते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है व्हेन सेक्सुअल अरोजल स्टार्ट इट इज़ कॉल्ड। जब सेक्सुअल अरोजल स्टार्ट होता है इसको प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी के साइंस होते हैं, यानी उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। गर्ल्स में जैसे पिंपल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, मेल्स में हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, उनकी वॉइस में थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं। तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं आफ्टर प्यूबर्टी। तो जो सेक्सुअल अरोजल होती है उसको प्यूबर्टी कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है ओजेनेसिस इज स्टार्टेड इन विच स्टेट। तो जो ओजेनेसिस होती है वो स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, फीमेल्स में। उसके बाद वो एम्ब्रियोनिक लाइफ के बाद एक स्टेज पर पहुंच के वो ब्लॉक हो जाती है। उसके बाद फिर बाद में जब प्यूबर्टी राइज होती है फिर दोबारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है। तो अगर हम स्टार्ट की बात करें तो स्टार्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है गोनरा काजिंग बैक्टीरिया इन विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। पंजाब की बुक में ये ग्राम पॉजिटिव लिखा हुआ है जो कि रॉन्ग है, क्योंकि बुक काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, अपडेट नहीं हुई, इसलिए वो रॉन्ग है। जो बेस्ट ऑप्शन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है।
क्वेश्चन नंबर 11 है जीन्स विच कंट्रोल ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम हैज़ हाउ मैनी अलील्स इन एन इंडिविजुअल। तो जो जीन जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करते हैं उसके 3 अलील्स होते हैं, जो IA, IB और I, ये 3 इसके अलील्स होते हैं। IA फॉर A ब्लड ग्रुप, IB फॉर B ब्लड ग्रुप और I फॉर O यानी नो ब्लड ग्रुप जो होता है। तो ये 3 इसके अलील्स होते हैं, तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है 12. Both husband and wife have normal vision through their father was, though their father was colorblind. Probability of daughter becoming colorblind is 0%. क्योंकि किसी भी डॉटर को कलर ब्लाइंड होने के लिए उसको मेल और फीमेल यानी मदर और फादर दोनों की तरफ से एक रिसेसिव जीन चाहिए होते हैं। क्योंकि मेल जो उसका फादर है वो क्या है, डोमिनेंट है, यानी वो कलर ब्लाइंड नहीं है। जब फादर कलर ब्लाइंड ना हो तो बेटी कैरियर हो सकती है, लेकिन बेटी कलर ब्लाइंड नहीं हो सकती। तो 0% अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है हीमोफीलिया इज़ मोर कॉमन इन मेल्स बिकॉज इट इज़। मेल्स में ये कॉमन होती है क्योंकि ये एक्स लिंक्ड ट्रेट है, रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेट। सो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आ मैन स्टोक्स 100 ब्रिक्स ऑन ईच अदर एंड मेक हाइट ऑफ 6 मीटर। ब्रिक्स हैज़ मैस ऑफ 1 किलोग्राम, फाइंड पावर। इसमें पावर फाइंड करनी है। पावर फाइंड करने का मैं आपको फार्मूला बता देती हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में पावर फाइंड नहीं हो सकती क्योंकि इसकी जो डिटेल बताई गई है वो डिटेल पूरी नहीं है, टाइम मिसिंग है। इसका फार्मूला ये लग सकता है, तो इस फार्मूले से पावर फाइंड की जा सकती है, लेकिन इस फार्मूले में जो स्टेटमेंट में है टाइम नहीं दिया गया, इसलिए से इसमें पावर नहीं फाइंड होगी। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स के डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसका फार्मूला होता है 1/2 kx²। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो उसका फार्मूला होता है कि kq²/r²। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो gm²/r²। और सिंपल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो mgh फार्मूला होता है। क्योंकि ऑप्शंस नहीं दिए तो आपको ये सारे फार्मूलाज याद होने चाहिए। नेक्स्ट है एट आल्टीट्यूड अ बॉडी हैज़ एनर्जी। जब किसी भी मैक्सिमम हाइट पे होती है बॉडी, यहाँ पे स्टेटमेंट क्लियर नहीं है लेकिन इससे यही पता चल रहा है कि मैक्सिमम हाइट पे कौन सी एनर्जी होती है। तो जब भी कोई बॉडी मैक्सिमम हाइट पे होती है तो उसकी एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसकी टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होती है और वेलोसिटी 0 होती है, इस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 होती है। तो मैक्सिमम हाइट पर जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा ऐसा वायरस है जिसकी स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स है। तो हमारे पास बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ एड्स। जो एड्स बीमारी होती है इसकी ऑर्डर क्या होगी। तो ऑर्डर पूछने का यही मकसद होगा कि पहले कौन सी डिजीज़ होगी, फिर कौन सी डिजीज़ होगी, फिर कौन सी डिजीज़ होगी। तो सबसे पहले जो होती है वो अक्यूट फार्म होती है। अक्यूट फार्म में बहुत कम सिम्टम्स अपीयर होती है। इसके बाद क्रोनिक फार्म होती है। क्रोनिक फार्म इन केस होती है कि अगर आप अक्यूट फार्म में अपना इलाज शुरू ना करवाएं। क्रोनिक के बाद अगर बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ जाए उसको हम एड्स कहते हैं। तो इसकी जो सीक्वेंस करेक्ट होगा अक्यूट, क्रोनिक, एड्स। क्योंकि ऑप्शंस बच्चे ने नहीं बताए तो इसलिए आपको यही समझना होगा कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह करना है। यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, ये MCQ रिपीट हो गया, पहले भी आया हुआ है कि PMC के शायद दूसरे पेपर में आया था। नंबर ऑफ क्वार्क्स आर, क्वार्क जो होते हैं टोटल 6 होते हैं। एक अप होता है, डोन होता है, टॉप होता है, बॉटम होता है, स्ट्रेंज होता है, चार्म होता है। टोटल 6 क्वार्क्स होते हैं। हाईएस्ट ब्लड प्रेशर इन, ब्लड प्रेशर जो हाईएस्ट होता है वो अयोर्टा में होता है। उसके बाद आर्टरीज़ में होता है। उसके फिर जो कैपिलरीज आती है उसमें डिक्रीजिंग प्रेशर होता है। ये बात याद रखिए, कैपिलरीज में डिक्रीजिंग प्रेशर होता है और जो वेन्स होती है उसमें लीस्ट प्रेशर होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर एब्सेंट इन, ये स्टेटमेंट के ऑप्शंस तो नहीं बताए गए लेकिन इससे यही पता चल रहा है कि ये इसमें वायरस होंगे और प्रियोन्स होंगे। जो प्रियोन्स होते हैं ना वो सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं, उनमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। तो उनमें न्यूक्लियोप्रोटीन एब्सेंट होंगे, तो इससे यही लग रहा है कि इसी तरह के कोई ऑप्शंस होंगे। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है टैक्सिस मूवमेंट इज़। 2 तरह की मूवमेंट होती है बल्कि जो हमें ज़्यादातर पढ़ी जाती है, एक काइनेसिस होती है, एक टैक्सिस होती है। जो टैक्सिस होती है ना ये होती है डायरेक्टेड मूवमेंट टूवर्ड और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई। ये टूवर्ड भी हो सकती हैं और अवे भी हो सकती हैं स्टिमुलाई से, टैक्सिस मूवमेंट जो होती हैं।
और नेक्स्ट है यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड। अच्छा, ये जो पेपर है ना, आपको ये नहीं इसके कोई मतलब नहीं कि ये कौन से एमसीक्यूज़ है, कौन से ऑप्शंस है। आपको ये मतलब है कि वो कौन से टॉपिक से एमसीक्यूज़ उठा रहा है। फॉर एग्जांपल उसने एड्स से एमसीक्यूज़ उठाया है, जब उसने उठाया आपने फ़ौरन एड्स वाला सारा टॉपिक रीड कर लेना है। उसने मसल से उठाया, आपने मसल का सारा टॉपिक रीड कर देना है। उसने एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो हार्मोन्स प्रोडक्शन का बताया है कि ओजेनेसिस कब स्टार्ट होनी है, आपने वो सारा टॉपिक पढ़ लेना है। उसके बाद उसने बताया है कि सेल बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, वो सारा पढ़ लेना है। उसके बाद उसने कार्बोहाइड्रेट्स उसकी टाइप से एक एमसीक्यूज़ पूछा है, आपने वो टॉपिक सारा पढ़ लेना है। उसके बाद उसने ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में ब्रेन वाले पोर्शन में पूछा है एमसीक्यूज़, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला, तो आपने ये वाला टॉपिक सारा पढ़ लेना है। तो ये जो एमसीक्यूज़ मिल रहे हैं ना, ये एमसीक्यूज़ वो हैं जो बच्चे मतलब जो उनके दिमाग में रह जाते हैं कुछ बच्चों के, क्योंकि सब बच्चों का पेपर डिफरेंट आ रहा है। तो सब ज़रूरी नहीं है कि सब के पेपर में ये एमसीक्यूज़ आए हों, किसी के पेपर में आए हो सकते हैं, किसी के पेपर में नहीं भी आए हो सकते। तो इस तरह से आप हर पोस्ट पे फेक कहना बंद कर दें। ये बच्चों ने जिन्होंने पेपर दिए हैं ना, उनसे पूछ के ये एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं। बाकी इन एमसीक्यूज़ का आपका और इनका इससे ज़्यादा तल्लक नहीं है कि आपने ये टॉपिक रीड करने हैं कि इस टॉपिक में से एमसीक्यूज़ आना है। जो अभी तक देखा गया है ना कि ये जो एमसीक्यूज़ आ रहे हैं ना, ये कंसेप्चुअल आ रहे हैं। बुक की लाइंस जो हैं ये मोस्टली उठा रहे हैं और कुछ कंसेप्ट उठा रहे हैं। कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो ना बुक में है ना कंसेप्ट में, तो वो थोड़ा कोई 4 से 5 एमसीक्यूज़ है, यानी आप आसानी से अगर नंबर लेना चाहें तो 205 तक जा सकते हैं। तो ये थी 3 सितंबर वाले टेस्ट की डिस्कशन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।